हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी अकाउंटेंसी की जो सीरीज़ चल रही थी कॉमर्स की, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है वो प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशन का चल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड फ्यूचर इज़ ए एन, ऑप्शन ए इनकम, ऑप्शन बी एक्सपेंस, ऑप्शन सी करंट लायबिलिटी, ऑप्शन डी करंट एसेट। तो यानी कि लिखा है कि भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है। क्या है अग्रिम धनराशि? इनकम है, एक्सपेंस है, करंट लायबिलिटी है या फिर करंट एसेट है? तो इसका आंसर है सी, करंट लायबिलिटी। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज़ एप्लीकेबल इन, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कंजर्वेटिज्म में होगा। तो द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज़ एप्लीकेबल इन, यानी कि जो रूढ़िवादिता की जो परिपाटी लागू होती है वो किस पर लागू होती है? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, लेनदारों पर छूट प्रदान करने पर, मेकिंग प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान में, ऑप्शन सी क्रिएटिंग रिजर्व फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता के लिए संचय बनाने में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज़, आय के मापन के आधार हैं। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। नंबर 1 है मैचिंग कॉन्सेप्ट, नंबर बी है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, नंबर 3 है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और नंबर 4 है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर ए है मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा है अर्नड बट येट नॉट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड, यानी कि आपने उस इनकम को अर्न तो कर लिया है लेकिन आपको वो रिसीव नहीं हुई है। अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एसेट, लायबिलिटी, लॉस या फिर कैपिटल? तो ऑप्शन ए है एसेट। ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिखा है द अजम्पशन दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस इज़ बेस्ड ऑन। ये जो अजम्पशन है कि लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था, तो ये किस अजम्पशन पर बेस्ड है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन बी है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ऑप्शन डी है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड। जो हमारा सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, जिसमें हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे जो रिकॉर्ड करते हैं चीज़ें, तो उस प्रणाली को क्या कहते हैं? डबल अकाउंट सिस्टम, ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम। ओके, उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि व्हेन अ बिजनेस इज़ परचेज्ड, जब कोई बिज़नेस को परचेज़ किया जाता है, एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द टोटल ऑफ एसेट माइनस द लायबिलिटीज़ टेकन इज कॉल्ड। तो जब भी कोई व्यवसाय को हम लोग किसी भी बिज़नेस को परचेज़ करते हैं, तो कोई भी एसेट को लायबिलिटीज़ से लेस करने पर उसके बाद में भी जो एक एक्सेस अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर शेयर प्रीमियम, ऑप्शन बी है गुडविल, ऑप्शन सी है कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑप्शन डी है वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, गुडविल। ठीक है, गुडविल कहलाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि अकाउंटिंग रूल्स
procedures and methods should be observed alike and should not be changed from year to year. This is called accounting convention of. पॉइंट ए है आपका कंसिस्टेंसी, पॉइंट बी है फुल डिस्क्लोज़र, पॉइंट सी है कंजर्वेटिज्म, पॉइंट डी है गोइंग कंसर्न। तो इसका मतलब है कि लेखांकन नियम, प्राविधियाँ तथा पद्धतियाँ एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें हर साल के साल बदलना नहीं चाहिए। तो इस तरह की जो प्रथा है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, कंसिस्टेंसी। होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। लिखा हुआ है द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज़ द अंडरलाइंग बेसिस फॉर। जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो किसका बेसिस है, उसका बेस क्या है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है डेप्रीशिएटिंग फिक्स एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ। ऑप्शन बी है कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स ऑफ सबसाइडरी कंपनीज विद देयर पेरेंट कंपनीज। ऑप्शन सी डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी। ऑप्शन डी डिस्क्लोजिंग द सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इन द इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डेप्रीशिएटिंग फिक्स एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी करेक्ट है? एसेट इज इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी। ऑप्शन बी एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। ऑप्शन सी एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ माइनस ओनर्स इक्विटी। ऑप्शन डी एसेट प्लस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारे उसमें दो कॉलम बनते हैं, एक एसेट का कॉलम बनता है और एक लाइबिलिटी का कॉलम बनता है। तो लाइबिलिटीज़ में आपके दो पार्ट आते हैं, एक ओनर्स की इक्विटी का आता है, इसमें जो भी बिज़नेस के ओनर्स हैं उनकी कैपिटल इन्वेस्टेड होती है, और दूसरा ऑप्शन होता है आउटसाइडर लाइबिलिटी का। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके ही लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को मिला करके वो आपके एसेट के इक्वल होते हैं। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। कोई अगर डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।